जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, वेदांग ज्योतिष वास्तु हस्तरेखा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो प्रत्येक घर में जन्मे बालक और बालिका को लेकर के उपस्थित होता है कि क्या आपके बालक या बालिका के जन्म के समय मूल नक्षत्र तो नहीं था। यदि आपके बालक या बालिका के जन्म के समय मूल नक्षत्र था तो लगभग जो है लोग जो है टेंशन में आ जाते हैं, चिंता करने लगते हैं कि क्या जो है मूल नक्षत्र में जन्मे बालक से जो है हमारे परिवार को हानि होगी, माता को हानि होगी, पिता को हानि होगी या पूरे वंश को हानि होगी या धन का नाश होगा इत्यादि अनेक विषय जो है किसी भी आप ज्योतिषी से परामर्श करेंगे तो वो आपको जो है ये विषय जो है आपके सामने रखता है। दोस्तों, ये तो तय है कि मूल नक्षत्र जो बताए जाते हैं, जो आप अक्सर जो है ज्योतिष से संबंधित वीडियो आदि में देखते होंगे कि 6 नक्षत्र जो है मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। ये निश्चित है कि 6 नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूल संज्ञक कहे गए हैं या जिसको गंड संज्ञक भी कहा जाता है। अब आपको यहाँ पर इस विषय को ये समझना है कि 6 नक्षत्र मूल नक्षत्र कहे गए हैं तो इन मूल नक्षत्रों में जन्मे बालक के लिए अनिष्ट होगा, बालारिष्ट होगा, ये सब विषय जो है आपको मैं शास्त्रीय प्रमाण सहित और पूरी तरह से वस्तु स्थिति सहित स्पष्ट करने वाला हूँ। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को आप यदि अंत तक देख लेंगे तो आपकी ये मूल नक्षत्र से संबंधित संपूर्ण जो जिज्ञासा है वो शांत हो जाएगी। यानी आपको वस्तु स्थिति समझ में आ जाएगी कि परंपरागत तरीके से जो है मूल नक्षत्रों को किस तरह से जो है लोगों के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है और उसकी वस्तु स्थिति बहुत दूर है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि मूल नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए दोस्तों, मूल नक्षत्र होते हैं ज्येष्ठा मूल नक्षत्र है। मूल नक्षत्र है 27 में से ज्येष्ठा 18वें नंबर का जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठा है, वो मूल संज्ञक है। और इसके आगे जो 19वें नंबर का मूल है वो भी मूल संज्ञक है। और इसके अतिरिक्त जो है 27वें नंबर का जो नक्षत्र है रेवती वो मूल संज्ञक कहा गया है। और एक नंबर का जो अश्विनी नक्षत्र है वो भी मूल संज्ञक कहा गया है। इसके अतिरिक्त 2 नक्षत्र और हैं और वो है अश्लेषा और मघा। अश्लेषा 9वें नंबर का नक्षत्र है 27 में से और ये मघा जो है वो 10वें नंबर का नक्षत्र है। ये 6 नक्षत्र जो है मूल संज्ञक कहे गए हैं। अब आपको इसमें यहीं पर जो है इसकी वस्तु स्थिति को आपको समझना है कि क्या वाकई में आपका जो बालक है वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। मैं आपको दोस्तों ये जो है स्पष्ट कर दूं कि कोई 1000 बालक जब जन्म लेते हैं तो 1000 बालकों में से मुश्किल से कोई एक बालक ऐसा होता है जो इस मूल नक्षत्र में पैदा होता है। क्योंकि हमें यहाँ पर एक भ्रम जो है बना हुआ है कि ये नक्षत्र जैसे ही लग गया और इस नक्षत्र में पैदा होते ही हम उसको मूल में पैदा हुआ मान लेते हैं। जबकि आपको वस्तु स्थिति क्या समझनी है कि मूल नक्षत्र कहाँ होता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से भी ये स्पष्ट करूंगा कि ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 2 घटी यानी एक घटी में 24 मिनट होते हैं तो अंत की 2 घटी का मतलब होता है 48 मिनट, 48 मिनट। इधर ज्येष्ठा जो है वो 18वां नक्षत्र है तो 18वें नक्षत्र के अंत की 2 घटी और इधर जो है मूल के प्रारंभ की 2 घटी यानी उधर प्रारंभ की 48 मिनट और इधर अंत की जो है 48 मिनट। यानी ये टोटल समय होता है 1 घंटे और 36 मिनट का। यानी ज्येष्ठा के अंत का भाग और मूल के प्रारंभ के भाग में यदि आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो उसको जो है मूल नक्षत्र में माना जाएगा, उसको गंड नक्षत्र में उसका जन्म माना जाएगा। लेकिन आपको यहाँ एक बहुत विशेष जानकारी, आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि केवल मूल नक्षत्र के
सबसे पहले तो आपके जो है बालक का जन्म जो है इस घटी में संभव बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, यदि इस घटी में इन अंत की दो घटी, ज्येष्ठा के अंत की दो घटी और इधर मूल के प्रारंभ की दो घटी में जन्म हो भी रहा है, तो भी आपको ये देखना है कि क्या उस समय राशि समाप्त हो रही है। यदि उस समय राशि समाप्त हो रही है और ये चार घटी बीच में आ रही हैं, इन चार घटियों के बीच में जो है बालक का जन्म हो रहा है, तो ही उसको मूल में पैदा हुआ माना जाएगा। ये शास्त्रीय जो है प्रमाण है, और ये शास्त्रीय प्रमाण आप जो है देख सकते हैं। धर्म सिंधु एक बहुत धर्मशास्त्र का जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है धर्म सिंधु। तो धर्म सिंधु के 345 नंबर पेज पर जाकर के आप देख सकते हैं, यदि आपके पास धर्म सिंधु उपलब्ध है तो। दूसरा धर्मशास्त्रीय सबसे बड़ा जो दूसरा ग्रंथ है वो है निर्णय सिंधु। तो निर्णय सिंधु में 366 नंबर पेज से लेकर के 368 नंबर पेज तक इसकी जानकारी जो है दी गई है, वहां पर ये स्पष्ट किया गया है। तो आपके पास ये धर्मशास्त्र के सबसे बड़े फेमस जो ग्रंथ हैं, यदि ये आपके पास उपलब्ध हैं तो आप जो है इसमें इसको शास्त्रीय प्रमाण के रूप में देख सकते हैं कि आपके बालक का जन्म इन नक्षत्रों के अंत की दो घटी, यानी ज्येष्ठा, ये जो नक्षत्र बताया गया ज्येष्ठा 18वें नंबर का अंत की दो घटी, और इधर जो है मूल के प्रारंभ की दो घटी। इसी तरह से आप देखेंगे कि रेवती 27वां नक्षत्र है। तो रेवती 27वें नक्षत्र है, तो रेवती जब समाप्त हो रहा है तो उस समाप्ति की दो घटी वही 48 मिनट, और इधर अश्विनी 1 नंबर का है तो उसके प्रारंभ की वही 48 मिनट, यानी वही 1 घंटा और 36 मिनट जो है वो घटी जो है आपके बालक के जन्म में आ रही है। तो इस बीच में यदि आपके बालक का या बालिका का जन्म है तो आपको जो है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ उस बालक को माना जाएगा। लेकिन फिर वही नियम लगता है कि क्या इसी बीच में राशि समाप्त हो रही है। केवल जो है मूल नक्षत्र की अंतिम घटी और अगले वाले की प्रारंभिक घटी में जन्म तो हो रहा है, लेकिन जो है राशि समाप्त नहीं हो रही है, क्योंकि चंद्रमा जो है 2.25 दिन तक एक राशि में विचरण करता है। तो पंचांग के आधार पर हम ये देख सकते हैं कि क्या इसी बीच में जो समय आपके बालक के जन्म का है, इसी बीच में राशि समाप्त हो रही है, और क्या इस प्रारंभिक नक्षत्र और अगले वाले नक्षत्र की प्रारंभ की ये घटियां आ रही हैं। ये आपको स्पष्ट रूप से किसी भी योग्य पंडित से आपको दिखवा लेना चाहिए। इसी तरह से तीसरे क्रम में जो है आते हैं अश्लेषा और मघा। अश्लेषा जो है वो 9वें नक्षत्र है 27 में से, और मघा 10वां नक्षत्र है। तो अश्लेषा की अंत की दो घटी और इधर मघा के प्रारंभ की दो घटी, यानी वही 1 घंटा और 36 मिनट के समय में यदि बालक का जन्म है तो उसको जो है मूल नक्षत्र में उसको जो है समझा जाए। लेकिन वही क्या इस समय राशि भी समाप्त हो रही है, ये दोनों चीजें होंगी तो ही जो है गंड मूल में पैदा हुआ बच्चे को माना जाएगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि ये स्थिति जो है कोई 1000 बालक जब जन्म लेते हैं तब कहीं कोई एक बालक के जन्म पर ये स्थिति जाकर के बनती है। तो एक जो है परंपरागत रूप से जो है बहुत बड़ा भ्रम फैला दिया गया है कि जो है जैसे ही इन नक्षत्रों का नाम आता है और आते ही हम उसको जो है मूल नक्षत्र में पैदा हुआ मानते हैं, और फिर हम उसकी शांति के लिए जो है पंडितों से, ज्योतिषियों आदि से संपर्क की ओर बढ़ जाते हैं, और एक मानसिक तनाव जो है जो नहीं होना चाहिए वो भी जो है हम लेने लगते हैं। अब बालक जो है स्वस्थ है, मस्त है, किसी तरह की उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन माता पिता इस विषय को लेकर के कि हमारा बालक तो इन नक्षत्रों में पैदा हुआ, इसलिए उनको चिंता होने लगती है। तो आपको ये चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि लगभग जो है 95% आपके बालक का जन्म यदि जो है
मूल नक्षत्र में बताया गया है, तो आप उसकी वस्तु स्थिति देखेंगे, उस समय के पंचांग के अनुसार नक्षत्र का मान यदि आप देखेंगे और उस समय, तो संभवतया जो है आपके बालक का जन्म इस अंत की घटी, जैसे ज्येष्ठा के अंत की 2 घटी और मूल नक्षत्र के प्रारंभ की 2 घटी में नहीं मिलेगा। यानी इस तरह से आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यदि मिल भी जाता है तो भी जो है मैं आपको जो है इसकी वस्तु स्थिति बताऊंगा कि कब तक कैसे वो जो है अनिष्टकारी होता है, किस किस के लिए क्या जो है वो हानि देता है, ये भी आपको जो है मैं स्पष्ट करूंगा। मैं आप एक उदाहरण से जो है मैं आपको एक समझाता हूँ एक बात, कि एक बालक का जन्म 3 जुलाई 2021 को हुआ। 3 जुलाई 2021 को एक बालक का जन्म जयपुर में मालवीय नगर में हुआ। ये मेरे एक परिचित थे, तो उनको किसी जो है पंडित ने या ज्योतिषी ने कहा कि आपके बच्चे का जो है जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है और आपको जो है इसकी शांति करवानी चाहिए। मैं उनके संपर्क में था, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि जो है ये आप थोड़ा सा इसको देखें, आप ज्योतिष के प्रोफेसर हैं, तो आप इसको देख करके बताएं। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि उस बालक का जन्म 3 जुलाई 2021 को हुआ है, शनिवार का जन्म है, और शनिवार को सायंकाल के समय 7:51 पर उसका जन्म है। अश्विनी नक्षत्र का उसका जन्म है। अश्विनी नक्षत्र जो है वो प्रारंभ हो रहा है पिछले जो सूर्योदय है, सूर्योदय हुआ 5:37 पर, और सूर्योदय से पहले यानी कुछ मिनट पहले, 5 मिनट पहले जो है अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो गया। तो दोस्तों, आप इस शास्त्रीय प्रमाण के आधार पर आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्र की जो प्रारंभ की 2 घटी हैं वो जो है मूल नक्षत्र मानी जाएगी। तो प्रारंभ कब हुआ, यानी सुबह सूर्योदय 5:37 पे हुआ, यानी उससे 5 मिनट पहले अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ हो गया। 2 घटी आप और उसमें मानेंगे तो 48 घटी, 48 मिनट का समय, तो 48 मिनट में तो उसका जन्म नहीं हुआ है, सुबह तो उसका जन्म नहीं हुआ है, जन्म हुआ है उसका सायंकाल के समय, सायंकाल 7:51 पर, यानी उस समय अश्विनी की कोई जो है 2 घटी का समय प्रारंभ का नहीं चल रहा था। उस दिन पूरे दिन जो है वो नक्षत्र 60 घटी का है, यानी पूरे 24 घंटे का है। और अगली जो तारीख आ रही है 4 तारीख, उस 4 तारीख को जब सूर्योदय हो रहा है 5:37 के लगभग, उसके बाद भी जो है वही नक्षत्र रहने वाला है लगभग जो है 1 घंटे और 40 मिनट तक। यानी ये स्पष्ट है कि उस बालक का जन्म जो है मूल नक्षत्र में नहीं माना जाएगा। केवल नक्षत्र के आधार पर जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपके बालक का जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है। फिर दूसरी बात, उस दिन क्या वो राशि समाप्त हो रही है? उस दिन राशि है मेष राशि, चंद्रमा मेष राशि में विचरण कर रहा है। मेष राशि में उस दिन पूरे 24 घंटे है, और अगले दिन 4 तारीख को 4 जुलाई 2021 को भी सूर्योदय के समय मेष राशि में ही चंद्रमा विचरण कर रहा है। तो हम दोनों स्थिति से ये नहीं कह सकते हैं कि उस बालक का जन्म मूल नक्षत्र में माना जाएगा, यानी वो परिवार के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, कुल के लिए वो अनिष्टकारी हो ही नहीं सकता है। तो आप जो है अपने बालक का जो है ये जरूर जो है ये देख लें कि जो है क्या वाकई में आपके बालक का जन्म जो है वो इन नक्षत्रों की अंत की घटी और प्रारंभ की घटी, ये क्रम से ही आप देखेंगे। जैसे 18वां नक्षत्र है तो उसका अंत की 2 घटी, ज्येष्ठा के अंत की घटी और मूल के प्रारंभ की घटी, इधर रेवती के 27वें नक्षत्र के अंत की 2 घटी, और उधर अश्विनी के प्रारंभ की 2 जो है घटी। इसी तरह से आप अश्लेषा के जो है अंत की 2 घटी देखेंगे, और उधर मघा के प्रारंभ की 2 घटी आप जो है देखेंगे। इसमें यदि जन्म है, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या राशि का समापन उस दिन हो रहा है। तो ये चीज आप स्पष्ट रूप से देख लें, उसके बाद ही जो है आप शांति की ओर बढ़ें या किसी पूजा पाठ की ओर आपको जो है बढ़ना चाहिए। अब
मैं इसी से जुड़े हुए दूसरे विषय पर आता हूं कि यदि आपके बालक का जन्म जो है इन 4 घटियों के बीच में हुआ है, जो 6 नक्षत्र बताए हैं वो आपके सामने स्पष्ट है। आपने ये कैलकुलेशन भी कर ली कि जो है आपके बच्चे का जन्म इन 4 घटी में यदि हुआ है, तो आपको जो है, यदि इसमें आपको जो है आपके उसका बालक का जन्म हुआ है, तो आपको ये देखना है कि प्रथम चरण में यदि बालक का जन्म हुआ है, यानी इन 4 में से प्रथम चरण, 4 चरण हो गए, 4 घटी हो गई, यानी प्रथम घटी। तो इनमें यदि पहले में जन्म हुआ है तो वो पिता के लिए अरिष्टकारी माना जाता है। दूसरे में यदि जन्म है तो माता के लिए, तीसरे में है तो धन का नाश, और चौथे में यदि जन्म है तो जो है ऐसा कहते हैं कि उसमें जो है कुछ लोग जो है कहते हैं कुल के लिए हानिकारक है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि चौथी घटी में वो अनिष्टकारी नहीं होता है। इसमें विद्वानों में मतभेद पाया जाता है। अब ये कब तक हानिकारक होगा? यदि जो है इन घटियों में बालक का जन्म है तो पिता के लिए 8 वर्ष तक जो है हानि बताई जाती है। और यदि आपके बच्चे का समय यदि 8 से ऊपर तक निकल गया, 10 वर्ष का बच्चा हो गया, तो आपको चिंता मुक्त हो जाना चाहिए, आप उससे मुक्त हो चुके हैं। और यदि 8 वर्ष के अंदर है तो जो है आप थोड़ी शांति जो है किसी भी पंडित ज्योतिषी से मिलकर के शांति करवा सकते हैं। लेकिन पहले आप ये जरूर समझ लें कि क्या वाकई में आप ऐसी स्थिति में आपके बालक का जन्म है। यदि नहीं है और आप शांति करवा रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं होगा, उसका उल्टा आपको जो है कहीं न कहीं जो है उसको हानि ही मिलने वाली है, आपको पैसे का नुकसान होने वाला है। इसलिए आप किसी योग्य पंडित से पहले ये तय कर लें, दिखवा लें, या आप स्वयं भी पंचांग देख करके जो है देख सकते हैं कि उस दिन की वस्तु स्थिति नक्षत्र की क्या थी जब आपके बालक का जन्म हुआ। अब इस तरह से जब ये नुकसान होता है तो इसमें एक जो है हम कन्या का जन्म यदि है तो कन्या के लिए थोड़ा सा विषय बदल जाता है। तो कन्या के लिए यदि कन्या का जन्म मूल नक्षत्र की जो है यदि प्रारंभ की 2 घटी में हुआ है तो वो कन्या माता पिता के लिए हानिकारक नहीं है, वो जब उसके ससुर के लिए हानिकारक होता है वो विषय। और यदि जो है आश्लेषा के जो है उसमें अंत की 2 घटी में जन्म है तो उसकी सास के लिए हानिकारक है। और ज्येष्ठा की अंत की 2 घटी में यदि जन्म है बालिका का तो वो पति के ज्येष्ठ के लिए जो है पति के बड़े भाई के लिए वो उसको हानिकारक माना जाता है। और रेवती का इसमें कोई स्पष्ट इन्होंने दिया नहीं है। विशाखा का एक बताया है जो देवर के लिए हानिकारक उसको कहा गया है। तो ये बालक और बालिका के लिए जो है ये मूल नक्षत्र में पैदा हुई बच्चों की वस्तु स्थिति है। मैं आपको पुनः फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप अपने बच्चे के जन्म नक्षत्र को लेकर के चिंतित नहीं हों, क्योंकि वस्तु स्थिति आपको देखनी है। 2 चीज मिलना बहुत असंभव है कि उसी समय राशि का समापन होना और उसी समय जो है नक्षत्र की अंतिम घटी या प्रारंभिक घटी का चलना। फिर भी यदि जो है मिलती है तो भी आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होने वाला है। उसकी एक समय अवधि होती है। आश्लेषा में यदि जन्म है तो उसका जो है 9 मास तक प्रभाव रहता है। और मूल नक्षत्र में यदि जन्म है तो जो है उसको 8 वर्ष तक उसका प्रभाव माना जाता है। और ज्येष्ठा में है तो उसका 15 महीने तक जो है उसका प्रभाव माना जाता है। आप दोस्तों जो है इसमें जो शास्त्रीय प्रमाण है, मैंने आपको धर्म सिंधु का और निर्णय सिंधु का आपको जो है पेज नंबर बता दिया है, उस पर आप देख सकते हैं। और ये जो बातें आपको मैंने कही हैं ये ज्योतिर्निबंध को देख करके, ज्योतिर्निबंध एक ज्योतिष का बहुत बड़ा ग्रंथ है, रत्नमाला को देख करके और रत्न संग्रह का भी इसमें जो है इसको देखा गया है। और इधर जो है इसमें उत्तर गार्ग्य का है और ब्रह्मया मल नामक एक ग्रंथ है उसको भी देखा गया है, लल्ल का एक ग्रंथ देखा गया है और कश्यप संहिता को भी देख करके जो है इसको कन्फर्म किया गया है। भूपाल वल्लभ को देख करके कन्फर्म किया है, प्रयोग पारिजात और
नृसिंहपाद वशिष्ठ का ज्योतिष सर्वस्व, और एक जो सबसे लेटेस्ट जो अभी ज्योतिष की शिक्षा श्रृंखला चल रही है वो है BL कोठारी जी की ज्योतिष शिक्षा, उसको भी इसमें जो है देखा गया है। इन सभी ग्रंथों में देख करके और आपको ये जो है मूल वस्तु स्थिति बताई गई है। इसलिए आप जो है अपने बालक और बालिका के विषय में निश्चिंत रहें, क्योंकि इतनी चीज़ें देख करके आपको कहीं भी किसी भी वीडियो में जो है आपको नहीं बताई गई होगी। तो मेरा जो है आपके प्रति ये दायित्व बनता है कि ज्योतिष के उस दृष्टिकोण को आपके सामने स्पष्ट करूं, जिसको लेकर के लोग जो है भ्रम फैलाते हैं, और आप जो है इस वस्तुस्थिति को समझ करके निश्चिंत होंगे और अपने बालक बालिका के लिए भविष्य के लिए जो है आप अच्छी जो है कल्पना करेंगे और आप निश्चिंत होंगे। इसी के साथ आप इंतजार करेंगे जो है अगले वीडियो में एक और ऐसा नया विषय, शोधपरक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इसी के साथ जय श्री राम, आप सभी का मंगल हो।